हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस मास्टर क्लास जो हमारे रिलेटेड रहने वाली है एस्ट्रोलॉजी के। ठीक है। हमने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे मॉड्यूल्स देखे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक जो एस्ट्रोलॉजी में आता है, विच इज अबाउट नक्षत्र। कैसे आप नक्षत्र से अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका प्ले करता है। हमारे नक्षत्र हमारी डेस्टिनी गाइड कर सकते हैं, हमारे प्रिडिक्शंस में एज अ कंसल्टेंसी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे नक्षत्र ज्योतिष हमारे लिए एज अ बिगनर या एज अ प्रोफेशनल बेनिफिट कर सकता है, हेल्प कर सकता है ऑकल्ट साइंस की फील्ड में, विद आवर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर क्षितिज दवे सर। सो सर आप प्लीज शुरू करें। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के इस यूनिक क्लास में जिसका नाम है नक्षत्र ज्योतिष। सो बिफोर स्टार्टिंग एज मैं सभी सभी को पहले पूछता हूं, कितने लोग आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बिगिनर है या प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं? इफ पॉसिबल चैट कॉलम पे लिख दीजिए। काफी लोगों को मैं यहाँ पे जानता हूँ, काफी लोग नए चेहरे हैं, नया नाम है। तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्शन हम लोग टू वे ट्रैफिक रखेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। अदरवाइज ये तो ऐसा हो जाएगा कि एक प्रवचन हो गया, सिर्फ मेरे एंड से ही चल रहा है। तो कितने लोग एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ इंटरेस्ट है, हॉबी है, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, बिगिनर्स हैं, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं? तो अगर कोई अगर लिख सके जस्ट फॉर विद इन 1 मिनट, देन वी कैन स्टार्ट, और फिर बाद में हम और इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम राजेश जी। आप तो लिख दो, आप तो हो ही बिगिनर से ऊपर हो गए अब तो, अभी अभी शुरू किया है। प्रेशर पूनम जी, ओके। मीता जी राधे राधे, थैंक यू। ठीक है, काफी लोग शर्मा रहे हैं, शर्माने की बात नहीं है। ज्योतिष में शर्म छोड़ दो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि बेशर्म बन जाओ, ज्योतिष में बस शर्म छोड़ दो। हॉबी, ठीक है। सो हेमा जी, ये हॉबी को आगे कन्वर्ट करना होगा, ये हॉबी को और आगे पैशन की तरफ लेके जाओ। सो ठीक है, काफी लोग हैं इन्वॉल्व, मैं जानता हूँ, काफी लोगों के नाम भी जानता हूँ, काफी नए चेहरे हैं, नए नाम है। जिनको पॉसिबल हो वो अपना कैमरा ऑन रखे। यस स्मिता जी, इंटरेस्टेड। ये इंटरेस्ट ही हमें आगे लेकर जाता है। गुड। सो आज बात करेंगे हम नक्षत्र की, लेकिन पहले डिटेल में जाए, नक्षत्र के बारे में पढ़े, तो पहले नक्षत्र क्या है उसको समझे पहले, एंड देन थोड़ा सा फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। नक्षत्र का अगर मुझे कोई पूछता है नक्षत्र क्या है और एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र की क्या जरूरत है, तो सिंपल एक चीज है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में करते क्या है? कुंडली देखते हैं, राइट? और कुंडली में क्या देखते हैं? वो कुछ तो डायमंड चार्ट है, उसके अंदर कुछ लिखा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये सब क्या लिखा है? राशि है। अब ये राशि के साथ साथ क्या देखते हैं? प्लानेट। फिर बाद में उसी कुंडली में क्या क्या दिखता है हमें? नंबर्स दिखते हैं। उसी कुंडली में पहले तो हाउसेस दिखते हैं, ब्लैंक हो जाए कुंडली तो हाउसेस हो जाती है, फिर बाद में नंबर्स दिखते हैं। फिर जैसे मीता जी ने कहा हम प्लानेट देखते हैं, तो वहां पे प्लानेट दिखते हैं, प्लानेट के साथ कुछ डिग्रियां दिखती है, राइट? इतना तक तो यहां से ठीक है। लेकिन इसको देखने के और एक नजरिया है जो कुंडली में हमें नहीं दिखता है, हमें पकड़ना पड़ता है, वो है नक्षत्र। इसलिए कुंडली में तो लिखा नहीं जाता कि प्लैनेट को, हाँ वो बाद में डिटेल्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, वो अलग बात है, लेकिन कुंडली में तो कहीं भी नहीं लिखते कि सूर्य इस नक्षत्र में है, चंद्रमा इस नक्षत्र में है। वो राशि में किस राशि में है और किस डिग्री में है उसके अनुसार हम पकड़ लेते हैं नक्षत्र को। दैट मीन्स क्या हुआ, प्लैनेट का सही एड्रेस कुंडली में मिलता है नक्षत्र द्वारा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुझसे कोई पूछे, रेवती, अच्छा पूनम जी आपका रेवती नक्षत्र है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा नक्षत्र है। जैसे मुझे कोई पूछे कि मैं कहाँ पे रहता हूं, तो मैं पहले कहता हूं मैं इंडिया में रहता हूं। इंडिया में कहाँ रहता हूँ? महाराष्ट्र में रहता हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ रहता हूँ? मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में कहाँ रहता हूँ? मलाड नाम की एक जगह है, वहां पे रहता हूँ।
मलाड भी बहुत बड़ा है। वहां पे कहाँ पे रहते हो, ईस्ट या वेस्ट? मैं मलाड ईस्ट में रहता हूँ। ईस्ट भी काफी बड़ा है। मलाड ईस्ट में कहाँ पे रहते हो? XYZ एरिया में रहता हूँ। बस इसके आगे एड्रेस नहीं बताऊंगा, वरना आपने से कुछ लोग अटैक करने आ सकते हो, सर क्या झूठ पढ़ाते हो करके। और जिसको एड्रेस जेन्युइनली चाहिए तो पूछ लेना मुझसे। तो मलाड ईस्ट में रहता हूँ, फलाने फलाने एरिया में रहता हूँ, फलाने एरिया में इस अपार्टमेंट में रहता हूँ, इस अपार्टमेंट के इस फ्लोर पे रहता हूँ, और इस फ्लोर के ये वाले फ्लैट में रहता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, एड्रेस। तो यही प्लानेट का एड्रेस है। जो हम कुंडली में देखते हैं ना कि प्लानेट कुछ नंबर्स हैं, कुछ भाव में लिखे हैं, कुछ नंबर के साथ लिखे हैं, यानी कि वो राशि हो गई जिस डिग्री में है। और डिग्री और राशि का जब समन्वय आ जाता है तो वो प्लानेट का सही एड्रेस नक्षत्र बताता है। अदर वे राउंड अगर मैं इसको अलग तरीके से कहना चाहूं, तो नक्षत्र एक सूक्ष्म इंटरवेंशन प्लानेट का बताता है। हम बहुत इजीली बोल देते हैं फलाना फलाना प्लानेट। फॉर एग्जाम्पल, नक्षत्र को स्टार्ट करने से पहले फॉर एग्जाम्पल हम लोग मंगल कौन सी राशि में उच्च का होता है, कोई बता सकता है? जो ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हो या जिनको पता हो, मंगल कौन सी राशि में उच्च का होता है? मकर राशि में। अब ये मकर राशि तो शनि की राशि हो गई। और हमने मंगल को मकर राशि में, दुश्मन के राशि में, हमने उसको उच्च का बना दिया, या हमें बोला जाता है कि उच्च का है। तो कुछ तो रीजन होगा ना, दुश्मन की राशि में है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि मंगल आपका दुश्मन की राशि भले उच्च का है, लेकिन पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, शनि की राशि में उच्च का होकर दुश्मन की राशि में है। अब ये मकर राशि में होना यानी कि मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र में होना, दैट मीन्स मंगल खुद के नक्षत्र में है, इसलिए उच्च का है। तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजन जरूर है जो एक प्लानेट को, भले राशि, हम लोग बेसिकली हम लोग क्या बोल दिया, हमने मंगल को मकर में पाया, तो हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया मंगल दुश्मन की राशि में है। और वो भी शनि के राशि में, शनि मंगल एकदम दुश्मन है। हमने हमारा प्रिडिक्शन थोड़ा सा अलग कर दिया, अगर मैं केवल राशि के अंतर्गत प्रिडिक्शन करूं तो। लेकिन सही प्रिडिक्शन अगर जाना है तो यू हैव टू लर्न नक्षत्र, नक्षत्र को समझना होगा। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे आने वाले जो क्लास है वो भी नक्षत्र ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं उसी के ऊपर होगा। तो आज उसी के ऊपर कुछ बातें की चर्चा करेंगे, और नक्षत्र से रिलेटेड एक चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। सो नक्षत्र ज्योतिष, लेकिन उसके पहले एक वर्ड आ जाता है ज्योतिष। तो जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता, तो ज्योतिष वर्ड फटाफट उसके ऊपर चले जाते हैं। ज्योतिष वर्ड ये हमेशा मैं अपने क्लास में रिपीट करता हूं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, एक श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र। अब जब हम कहते हैं सूर्यादि ग्रह, इसमें नक्षत्र भी आ गए। प्लानेट के साथ साथ, ग्रहों के साथ साथ नक्षत्र भी आ गए। और ये प्लैनेट्स, ये ग्रहों और ये नक्षत्र, सूर्य के अलावा, सूर्य से लेकर केतु तक, और अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक जितने भी प्लैनेट्स हैं और नक्षत्र हैं, इनका इम्पैक्ट जातक के ऊपर क्या पड़ता है, ताकि इसका इम्पैक्ट के बारे में जानकर जातक के जीवन में हो चुकी घटना, जाकर जातक के जीवन में हो रही घटना, और जातक के जीवन में होने वाली घटनाओं का हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर पाए, स्टडी कर पाए, या प्रिडिक्शन कर पाए। तो एस्ट्रोलॉजी एक पूरा कंप्लीट शास्त्र है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, जो हमें ये एक इंडिविजुअल के जीवन में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, ये हम जान सकते हैं। ये ग्रहों के इम्पैक्ट या नक्षत्रों के इम्पैक्ट कैसे पड़े, इसको सारा स्टडी करने का शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी। और साथ ही साथ ये एक साइंस है, बिकॉज ये कुछ बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस है। मेरे जन्म के ग्रह जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन जन्म के वक्त मुझे इम्पैक्ट नहीं करे, कहीं ना कहीं आगे लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। मेरे कुंडली में लव मैरिज लिखा है, तो मैं आज पैदा हुआ तो आज क्या थोड़ी लव मैरिज करूंगा। एक दिन का बच्चा थोड़ी लव मैरिज करेगा। एक समय पे आएगा, जिस समय वो ग्रह दशा आएगी उस समय वो घटना घटेगी। तो ये कब घटेगी, तो ये ग्रहों का पूरा कैलकुलेशन है। गोचर का है, दशा का है, जातक के एज से है, उस एज में जातक की क्या दशा होगी, तो ये कैलकुलेशन है।
साथ ही साथ जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो जातक के कर्मास भी कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। यहां पर जब मैं कहता हूं ना कर्मास, तो थोड़ा सा 1 मिनट सोच लो। या कभी आपने सोचा होगा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे गुरु सब बोलते हैं अच्छे कर्म करो। हम भी हमारे बच्चों को बोलते हैं अच्छे कर्म करो। अच्छा, अच्छे कर्म करने से क्या होगा? तो हम ये बोलते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लाइफ अच्छी जाएगी। मीता जी थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तो शुरू हुआ है प्लीज। तो हम बोलते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये रिजल्ट कैसे मिलेंगे? या तो फाइनेंशियली अच्छे मिलेंगे, हेल्दी रखेंगे, हेल्थ वाइज अच्छा रखेंगे। बट कभी हमने सोचा ही ये जब हम बोलते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा रखता कौन है? तो हम बोल देते हैं, जो हमने हमारे शास्त्रों में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो हम बोल देते हैं यमराज, भगवान, चित्रगुप्त, ये सब हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो सोचो भगवान के पास कितना बड़ा सर्वर होगा कि हमारा सबका डेटा रखने के लिए। और ये एक जन्म का नहीं, कितने जन्मों का डेटा रखा होगा। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, वो कोई ना कोई हमारा विटनेस बन रहा है। तो अकेले भगवान के पास या चित्रगुप्त के पास या यमराज के पास उतना टाइम नहीं है, अकेले के पास मैन पावर भी शायद कम हो, जो आज के हम कॉमन कॉर्पोरेट में बोलते हैं। तो हमारा जो भी कर्माज है ना, जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, उसके कोई साक्षी है। और ये साक्षी कौन है? हम देख सकते हैं उनको, सूर्य से लेके सारे ग्रह, ये हमारे कर्मास के साक्षी हैं। इसके अलावा ये जितने भी नक्षत्र हैं, 27 के 27 नक्षत्र, जिनको हम भूमंडल में देख सकते हैं, ये भी हमारे कर्मास के साक्षी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ये जो भी हमने पिछले जन्म में, इस जन्म में जो कर्मास कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा ये सब कुछ हमें यहाँ पे भुगतना है। पिछले जन्म का हो, इस जन्म का हो, या फिर आने वाले जन्म में भुगतना पड़े, ये सब कुछ भी ज्योतिष शास्त्र से देखा जा सकता है। कब? जब आप ग्रहों को और साथ साथ नक्षत्र को साथ में पढ़ो तो। ज्योतिष का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में, वेदों में आया है, और इसका सबसे बड़ा उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और ज्योतिष को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक गणित ज्योतिष, जहां पे ये सारा कैलकुलेशन समझाया जाता है, और दूसरा है फलित ज्योतिष, जहां पे हम ये कैलकुलेशन के द्वारा क्या इम्पैक्ट या क्या प्रिडिक्शन हम कर पाए, जातक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये फलित ज्योतिष के अंदर, यानी कि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। एक मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी और दूसरा है प्रिडिक्टिव। आज के डेट में इट इज वेरी इजी, आपको मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एप्लीकेशंस अवेलेबल है, जो आपको एक हाफ हाफ अ सेकेंड या आधे मिनट में आप एक हॉरोस्कोप कंस्ट्रक्ट कर लेते हो। नहीं तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अगर देखने जाएं, तो सिर्फ हॉरोस्कोप प्लॉट करने में, हॉरोस्कोप बनाने में, एनालिसिस प्रिडिक्शन दूर की बात है, हॉरोस्कोप बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अगर हमें पंचांग से सब कुछ हॉरोस्कोप के हर एक ग्रह को प्लॉट करना हो, तो पंचांग की मदद लेके ये सारा कैलकुलेशन लेके, जो आज हमें करना नहीं पड़ता, बिकॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। हमें सिर्फ करना है प्रिडिक्शन। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में प्रिडिक्शन सब कुछ जेनरिक होता है। तो प्रिडिक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द आर्ट। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है? साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, और एक आर्ट भी है। और आज के डेट में इसको हम कॉमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की जीविका, सोर्स ऑफ इनकम एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंडेंट है। हाँ, सो इसको आर्ट कॉमर्स इसलिए भी बोल दिया, थोड़ा ट्रेड करना शुरू कर दिया है, बट मैं इसको कॉमर्स नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ। नक्षत्र, ज्योतिष में नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला, एक एग्जैक्ट एड्रेस, अगर प्लानिट का एग्जैक्टली कहां पे उसका एड्रेस है, तो नक्षत्र देता है। नक्षत्र जो शब्द है, वो सिंपल मीनिंग अगर हम देखें, अपार्ट फ्रॉम द अदर संस्कृत श्लोक, नक्षत्र, नक्शा और फिर तारा, दो शब्द आते हैं, नक्शा और तारा। नक्शा यानी कि मैप, तारा यानी कि क्या? स्टार्स। तो ये सारे तारों के, स्टार्स के द्वारा कुछ हमें नक्शा जो आकाश में दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे नक्शे हैं, लेकिन कुछ नक्षत्र जो, या ऐसे बहुत से जो नक्शे हैं ना, वो एकदम फिक्स्ड हैं।
और इन फिक्स्ड को हमने नक्षत्र बोल दिया है। संस्कृत में अगर इसको बोले न शरपति इति नक्षत्र, यानी कि जो तारा कभी गिरता नहीं, जो तारा कभी कम टिमटिमाए नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ शाइन करते रहे, कभी फेड ना होने वाला जो तारा है, वो नक्षत्र के दर्जे में आता है। और ऐसे हमारे साथ 727 नक्षत्र हैं। अभिजीत नक्षत्र उसके अलावा एक और एक नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र, लेकिन अभिजीत नक्षत्र का जो पार्ट है वो मुहूर्त में ज्यादा काउंट होता है, बट इट इज इन्वॉल्व इन दिस 27 नक्षत्र इटसेल्फ। प्लस नक्षत्र से द्वारा जो प्रिडिक्शन थे ना, वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। राशि और भाव ये अब बहुत इजी हो जाता है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लोग, या जाना नहीं है, मैं फ्रेंकली कहता हूं, इसलिए लोग ऊपरी ऊपरी प्रिडिक्शन कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि राशि और भाव से आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, लेकिन जब आप डीप में जाना है, थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करना है, तो नक्षत्र की मदद लेनी पड़ेगी। नक्षत्र का प्रैक्टिस जो है ना, वो बहुत प्राचीन प्रैक्टिस है। और ये नक्षत्र की नक्षत्र द्वारा अगर आप यूटिलाइज कर लो अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस में, तो बहुत डीपर लेवल पे और साथ ही साथ एक्यूरेसी लेवल पे जा सकते हो। इसमें से एक बड़ा, बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी। आप में से काफी लोग रिसेंटली अभी केपी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में थे, वहां पर हमने देखा नक्षत्र का इंपॉर्टेंस या नक्षत्र लॉर्ड का इंपॉर्टेंस कितना हो जाता है। तो नक्षत्र से जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत पहले से है। साउथ में आज भी, अपार्ट फ्रॉम केपी एस्ट्रोलॉजी, साउथ में आज भी नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन ऑल वेज ऑफ लाइफ। प्लैनेट कौन सी राशि में है ये इतना नहीं देखते, लेकिन प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक बहुत बड़ा ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिसको हम सर्वतोभद्र चक्र बोलते हैं, और सर्वतोभद्र चक्र मास्टर कर लिया, तो आप 6 घंटे में जो डिफरेंसेस आते थे एक दिवन एक दिन में 6 घंटे में घटना कैसी हो सकती है, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो जातक में। किस बेस्ड है वो? नक्षत्र बेस्ड है। प्लस हमारे बहुत सारे चक्र है मुहूर्त में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी। सूर्य कलानल चक्र है, चंद्र कलानल चक्र है, संक्रांति चक्र है, संघातिक चक्र है, ऐसे बहुत सारे चक्र है जो जातक के गोचर के जो नक्षत्र है, अगेन नक्षत्र गोचर से, प्लानेट का राशि गोचर से ज्यादा नक्षत्र गोचर ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर जाता है। इन सारी टेक्निक्स में नक्षत्र का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है। सिंपल मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो हमारा जो यूनिवर्स है वो पूरा 360 डिग्री में फैला हुआ है, और इन 360 डिग्री में हमारे पास डिवीजन करने के लिए 12 राशि है। इसलिए एक राशि का हमें माप कितना मिलता है, एक राशि का जो स्पैन है वो 30 डिग्री का मिलता है, लेकिन हमारे पास नक्षत्र 27 है। तो 360 डिग्री को 27 नक्षत्र से अगर जब हम डिवाइड करते हैं और उसको हम ये डिग्री वाले माप में जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास 13 डिग्री 20 कला, यानी कि 13 डिग्री 20 कला का मार्किंग हमारे पास एक नक्षत्र का रह जाता है। और मैं तो अपनी प्रैक्टिस में बहुत बार बोलता हूं, जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थे, केपी एस्ट्रोलॉजी में थे, वहां पे मैंने बोला ही है, नक्षत्र समझ जाओ तो नवमान समझ में आ जाता है, नवमान समझ जाओ तो नक्षत्र समझ में आ जाए। तो एक नक्षत्र का, एक राशि का स्पैन मुझे क्या मिला? 30 डिग्रीज। एक राशि 30 डिग्रीज, एक नक्षत्र 13.20 डिग्रीज। अब ये नक्षत्र के अंदर 4 चरण हैं, जिसको हम बोलते हैं 4 चरण, 4 पद या 4 फेज। एक ही नक्षत्र के 4 चरण, 4 पद, जो भी हम अलग अलग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। तो ये 4 जो पद है, या 4 सब पार्ट है, या चरण है, या पद है, इसको और 13.20 से और डिवाइड कर दें 4 में, तो हमें 3 डिग्री 20 कला का एक चरण या एक पद मिलता है। और जब यही 27 नक्षत्र 27 और उसके 4 चरण, तो हमें क्या मिलता है? 108। 108 इंपॉर्टेंट नंबर याद रखना, 108 इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखना। ये 108 क्या है? हमारी जब माला जपते हैं ना, तो उसमें 108 है। आप किसी भी देवी देवता के, किसी भी मंत्र के जब माला जपते हो, माला, तो एक माला में 108 बीड्स होते हैं, राइट? वो 108 बीड क्या है? आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, वो 108 बीट जो है, वो आप हर एक नक्षत्र में जाकर उसको पूछते हो।
हर एक नक्षत्र के हर एक चरण में जाकर उसको पूछते हैं। और अगर मैं इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊं, तो एक राशि में जहां पे 30 डिग्री है, और मुझे नक्षत्र का जो स्पैन मिलता है वो 13.20 का मिलता है, तो मुझे एक राशि में 2.25 नक्षत्र मिलते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र मिलते हैं, यानी कि एक राशि में 9 चरण मिलेंगे मुझे। 9 चरण मिलेंगे, यानी कि एक नक्षत्र का पूरा 4 चरण, दूसरे नक्षत्र का पूरा 4 चरण, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण, यानी कि 9 चरण मिलेंगे मिलेंगे एक राशि के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं आगे एक दूसरे वैदिक में, नवमांश बोलते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, नवमांश समझोगे तो नक्षत्र समझ में आ जाएगा, नक्षत्र समझोगे तो नवमांश समझ में आ जाएगा। ये दोनों ही सेम कैलकुलेशन बेस्ड है। और नवमांश कुंडली को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस साउथ में भी मिलता है। हम सब जानते हैं, हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार से न्यूज़पेपर पे या फिर हम लोग जहां पर हमारा राशि भविष्य देखते हैं, वो तो काफी जेनरिक होता है, लेकिन कहीं पे हम सूर्य राशि, कहीं पे हम चंद्र राशि, जैसे सायन ज्योतिष में हम सूर्य राशि को इंपॉर्टेंस देते हैं, निरयन ज्योतिष में हम चंद्र राशि को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ओरल ज्योतिष में राशि के साथ साथ नक्षत्र को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। बहुत लोग सन साइन के हिसाब से नाम रखते हैं, बहुत लोग मून साइन के हिसाब से नाम रखते हैं, लेकिन हमारे ऋग्वेद में ये बोला गया है कि नक्षत्र के हिसाब से अगर नाम रखो तो काफी ऑस्पिशियस रहता है। पहले के जमाने में नक्षत्र ही फॉलो होते थे, और आज वो नक्षत्र की पद्धति या नक्षत्र को प्रिडिक्शन में एनालाइज या एनालिसिस में यूज करना बहुत कम कर दिया है लोगों ने। क्यों कम कर दिया है? बिकॉज मून साइन से या फिर ओवरऑल प्लानिटरी साइन से हमें समझ में आ जाता है, तो नक्षत्र में क्यों जाए, ये सोचना गलत है। ये अप्रोच एज एन एस्ट्रोलॉजर गलत है। मैं ये नहीं कहता कि आप मत देखो, डायरेक्ट नक्षत्र पे चलाओ। आप देखो प्लानेट किस राशि में है, कैसे स्वभाव की राशि में है, कैसे तत्व की राशि में है, साथ साथ नक्षत्र को भी देखो। ये ट्रेंड धीरे धीरे कम होता गया, अब वापस इसको लोगों ने शुरू कर दिया है। दोज हु आर वेरी सीरियस इन एस्ट्रोलॉजी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग नक्षत्र ऑल्सो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अलग अलग चक्र जो है, सर्वतोभद्र चक्र, या फिर सूर्य कलानल चक्र, चंद्र कलानल चक्र, संक्रांति चक्र, मुहूर्त में कूर्म चक्र, ये सब चक्र जितने भी है सब नक्षत्र बेस्ड है। त्रिपताका चक्र, सप्तनाड़ी चक्र, ये सब कुछ नक्षत्र बेस्ड है। जातक बीमार कैसे पड़ेगा, नक्षत्र द्वारा आप लगा सकते हो अंदाजा। ये सब कुछ नक्षत्र बेस्ड है, इसलिए नक्षत्र को आप ज्योतिष में आपकी प्रैक्टिस में इग्नोर नहीं कर सकते। या दूसरे अदर वे राउंड में कहूं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ज्योतिष में और नक्षत्र का यूटिलाइजेशन करते हो, तो आपके प्रिडिक्शन में, आपके एनालिसिस में एक शार्पनेस आ जाती है, आपके खुद के नॉलेज में एक बहुत बड़ी शार्पनेस आ जाती है। जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य है, वो सूर्य से ही सारी प्रकाश मिलती है। वैसे ही चंद्रमा नक्षत्र का राजा है, चंद्रमा को नक्षत्र का राजा बोला गया है, और उसके पीछे बहुत बड़ी कथा भी है। 1 सेकेंड, किसी ने चैट कॉलम में कुछ लिखा है। ये सर, नक्षत्र से क्या नहीं निकाल सकते हो? नक्षत्र इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी सर, तो आप बहुत कुछ नक्षत्र से देखा जा सकता है। सिंपल आज के उसमें भी मैं एक बता दूंगा, एक सिंपल कि वहां पे चांसेस बन जाते हैं, बता दूंगा, डोंट वरी। जिन्होंने, आई थिंक प्रीति जी ने, मीता जी ने पूछा था ना कि मैरिज कैरियर, यस यू कैन गेट इट नॉलेज फ्रॉम नक्षत्र ऑल्सो। तो मैं कह रहा था, जैसे सूर्य ग्रहों का राजा है, वैसे ही चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है। इसका कारण क्या है? ये जो 27 के 27 नक्षत्र है, ये हमारी एक कथाओं में, हमारे शास्त्र में, इसको जैसे बहुत लोग बोलते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज, हमारा शास्त्र माइथोलॉजिकल नहीं है, उसको वर्ड दे दिया माइथोलॉजी। हमारा शास्त्र मिथ्या नहीं है, इसलिए मैं इसको कभी 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 भी इसको माइथोलॉजिकल नहीं बोलता हूं। हमारी शास्त्रोक्त कथाओं में इसका कारण भी बताया गया कि इस चंद्रमा को
या चंद्रमा 27 नक्षत्र का पति कैसे बना। तो बहुत पुरानी स्टोरी, आप में से काफी लोग जानते होंगे, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि ये चंद्रमा की जो स्टोरी है या नक्षत्र की स्टोरी है, कहीं ना कहीं चंद्रमा को मिला हुआ श्राप भी है। प्रजापति दक्ष ने जो श्राप दिया था, और चंद्र को क्यों श्राप दिया था, और इसी स्टोरी के माध्यम से दो तीन चीज पता चल जाती है। हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या, 27 नक्षत्र में एक एक दिन चंद्र का रहना, प्लस चंद्र का रोहिणी नक्षत्र में क्यों ज्यादा पावरफुल होना, ये भी हम आज इसी स्टोरी से मैं बता देता हूं। तो जो कथा इस प्रकार है, ये हमारे इस कथाओं में, हमारे हिंदू मान्यताओं में जो बताया गया है कि प्रजापति दक्ष, राजा दक्ष को प्रजापति का नाम भी बताया, ब्रह्मा का पुत्र, उनको 27 कन्या थी। इन 27 कन्याओं में रोहिणी नाम की एक जो कन्या थी, वो चंद्र से बहुत प्रेम करती थी और चंद्र भी उनसे काफी प्रेम करते थे। जब चंद्र ने प्रजापति दक्ष को बताया कि आपकी रोहिणी नामक कन्या से मुझे विवाह करना है, तो दक्ष ने एक शर्त रखी, आपको केवल मेरी एक पुत्री से नहीं, आपको सारी 27 पुत्रियों से विवाह करना होगा। अब चंद्रमा तो, सिंस फॉल इन लव, लव इज ब्लाइंड, अगर आज की भाषा में बोले लव इज ब्लाइंड, तो हाँ तो बोल दिया। चंद्रमा का रोहिणी की तरफ इतना प्रेम था कि उसने बाकी सारी की सारी 26 उसकी बहनों को भी अपनाया और उनके साथ भी विवाह कर लिया। अब क्या हो गया, विवाह करने के बाद चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करता था, इसलिए पहला प्रेम तो रोहिणी था। और रोहिणी के अंदर, यहाँ पे जो स्टोरी मैं बता रहा हूं उसके साथ साथ और एक चीज हो जाएगा। रोहिणी के अंदर अगर रोहिणी नक्षत्र अगर देखें तो उसके अंतर्गत वृषभ राशि आती है। रोहिणी के अंदर वृषभ राशि में पूरा का पूरा रोहिणी नक्षत्र आता है, इसलिए चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का कहला जाता है। जबकि है किसकी राशि, शुक्र की। तो ऐसे ही नहीं है कि जो जो प्लैनेट जिस जिस नक्षत्र में या जिस जिस राशियों में उच्च के है ना, उसका कारण है। मंगल को, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहला, मंगल मकर राशि में, दुश्मन की राशि में, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में हो गया, उच्च का हो गया मकर में। तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा ने सारी 27 दक्ष की पुत्रियों से शादी की, विवाह किया, और सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को देना शुरू कर दिया, जिसके कारण बाकी 26 बहनों को या 26 चंद्रमा की पत्नियों को गुस्सा आता था, बुरा लगता था, जाकर अपने पिता को कंप्लेन कर दी कि आपने किससे हमारा विवाह कर दिया, ये व्यक्ति तो हमसे टाइम देता ही नहीं है। दक्ष ने काफी बार समझाने के बाद भी चंद्रमा की यह हरकत सुधरी नहीं, तो दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, तुमको अपने रूप का ज्यादा घमंड है, इतना समझाने के बाद भी अगर तुमको नहीं समझ में आता, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमको क्षय रोग होगा या क्षीण हो जाओगे, श्रिंक हो जाओगे। इसी कारण से चंद्रमा क्या हो गया, श्रिंक हो गया। अब ये श्राप तो मिल गया, चंद्रमा ने काफी माफी मांगी। प्रजापति दक्ष ने कहा ये श्राप तो वापिस मैं ले नहीं सकता, महादेव की आराधना करो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं, आप 15 दिन श्रिंक रहोगे और 15 दिन श्रिंक से पूर्ण होकर खिल जाओगे। जिसके कारण यही हमें 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन बाद पूर्णिमा, और अमावस्या और पूर्णिमा का जो फेजेस देखने मिलते हैं, जिसको हम शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और इसी के कारण चंद्रमा भले एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, लेकिन एक नक्षत्र में एक एक दिन रहता है, यानी कि इक्वली अपनी 27 वाइफ को इक्वल टाइम देता है। तो ये जो हमारी शास्त्रोक्त जो कथा है ना, ये आज हम इसको रियलिटी में देख भी रहे हैं। तो 27 नक्षत्रों का राजा चंद्रमा है, ग्रहों का राजा सूर्य है, और इन दोनों का इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में है। नक्षत्र का इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी में क्यों है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले जब हम जातक के बारे में जब एनालिसिस करते हैं, तो हम तो देख लेते हैं चंद्र राशि कौन सी है, लग्न कौन सा है, जातक के प्रॉब्लम क्या है, दूसरा तो वो प्रॉब्लम को डायरेक्ट एनालाइज करने के लिए कहां पर जाते हैं हम,
दशा में चले, कौन सी दशा जातक को चल रही है। तो ये जो दशा अभी मुझे चल रही है वो डिसाइड किसने किया। मान के चलो आज मेरा ये वह है, मेरा ये इस साल में मेरे को ये दशा शुरू हुई है अभी के स्टेज में, लेकिन ये दशा अभी क्यों आई। तो ये पूरा हमारा जो दशा सिस्टम है ना, ये भी चंद्रमा या फिर नक्षत्र बेस्ड है। जातक का जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ होगा, उस नक्षत्र का जो प्लानिटरी लॉर्ड है, उसकी दशा जन्म के वक्त पहली दशा मानी जाती है। जैसे मान के चलो मेरा जन्म अगर रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो, जबकि हुआ ही है, मैं तो बताता हूं, मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो मेरे जन्म के वक्त डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ मून, जितनी भी चंद्र की दशा है उसमें से जितना डिग्री चला गया हो, बाकी का जो बचा होगा, उस समय मेरे जन्म के वक्त पहली दशा जो आई होगी वो चंद्रमा की आई होगी। किसी जातक का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, पहला ही नक्षत्र पे, तो केतु की दशा आई होगी। और फिर अकॉर्डिंगली जो ऑर्डर है वो डिसाइड हुआ है। हर एक दशा का अपना अपना एक पीरियड है। टोटल अगर हम देखें तो 120 साल की दशा है टोटल। यानी कि भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है 120 साल जीने के लिए, लेकिन हम हमारे खुद के कर्मों से, कृत्य से, आचार विहार विचार से हमारा आयुष्य कम कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो नक्षत्र पद्धति दशा को डिसाइड करता है। प्लस जब हम कहते हैं, मैं तो कई बार ये जो मैंने बोला भी है ना कि सिर्फ राशि को ध्यान मत दो, नक्षत्र को इंपॉर्टेंस दो, क्यों। मान के चलो कोई जातक, अनिल जी आपका नाम यूज करूंगा, परमिशन है तो। मान के चलो अनिल जी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, मान के चलो, फिर अल ही उसमें आ जाता है मेष राशियों में, तो अश्विनी नक्षत्र में हो तो एक हमने एक प्री जजमेंट बना लिया है। अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, राशि मंगल की होगी, तो गुस्से वाला व्यक्ति होगा। हमने पहले तो क्या कर दिया, केतु का नक्षत्र साइड में छोड़ दिया, हमने उसके अंदर राशि देखी मेष, मंगल की राशि, गुस्से वाला व्यक्ति होगा। नॉट नेसेसरी गुस्से वाला व्यक्ति। नक्षत्र से भी जातक के ट्रेट आते हैं। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र का भले स्वामी केतु, केतु का काम क्या है, हील करना। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं अश्विनी कुमार, सबसे पहले फिजिशियन बने। तो हमने जो प्रिडिक्शन कर लिया अनिल जी के बारे में कि अनिल जी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हैं, यही सोच के कि मेष राशि में होंगे। ठीक है, मेष राशि का ये ट्रेट आता है, लेकिन नक्षत्र का भी अपना ट्रेट आता है। जातक गुस्से वाला होगा जरूरी नहीं है। अगर जातक सॉफ्ट है तो देर इज सम अदर रीजन फ्रॉम नक्षत्र ऑल्सो। तो नक्षत्र पद्धति द्वारा दशा तो डिसाइड होती है, जातक के ट्रेड्स भी पता चल जाते हैं। जातक जीवन में कितना एम्बिशन रखता है, जातक के जीवन में कैसा एनर्जी है, नॉट ओनली फ्रॉम लग्न, नक्षत्र द्वारा भी बताया जा सकता है। दूसरा, हम एस्ट्रोलॉजी में गुण मिलान करते हैं या मैच मेकिंग जिसको बोलते हैं। ये गुण मिलान का मैक्सिमम पॉइंट कहां से आता है, नक्षत्र से आता है। गण क्या है, मनुष्य है, देवता है, राक्षस है। नाड़ी कौन सी है, अंत्य नाड़ी है, मध्य नाड़ी है, ये कहां से आता है ये सब कुछ। योनि कौन सी है, ये सब कुछ हर एक नक्षत्र का अपना अपना गण है, नाड़ी है, योनि है। ये कुंड मिलान में काम आ जाता है। तो पूरा मैच मेकिंग जो प्रोसेस है वो नक्षत्र द्वारा है। और ये मैच मेकिंग प्रोसेस जो नक्षत्र द्वारा जब आता है तो दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी समझ में आती है, जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है नाड़ी का, योनि का। और ये डिसाइड कैसे होता है, नक्षत्र से। नाड़ी, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी दोष की जगह, दो व्यक्ति की सेम अगर नक्षत्र हो या सेम नक्षत्र द्वारा सेम नाड़ी भी आ गई हो, तो हम बोल देते हैं नाड़ी दोष लग गया। ये नाड़ी दोष कब लगता है, सेम नाड़ी हो जाए दो व्यक्ति की। और ये कहां पे इंपैक्ट करता है, चाइल्ड कंसीविंग में, बच्चा होने में। जैसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि दो ब्लड ग्रुप, हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम होगा तो बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है, उससे यहीं पे सेम नाड़ी वही है। योनि, योनि की बात करें, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी बिटवीन टू पर्संस। अगर एक व्यक्ति की योनि गज है यानी कि एलिफेंट है, और एक व्यक्ति की योनि मूषक है यानी कि रेट है, कैसे हो सकता है सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी बिटवीन एलिफेंट एंड रेट।
ये नक्षत्र हमें समझाते हैं। और जो पूरा मैच मेकिंग प्रोसेस है वो नक्षत्र द्वारा आता है। तो नक्षत्र का इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हम कुंडली मिलान करते हैं या गुण मिलान करते हैं, ये सब कुछ वही से हर एक नक्षत्र के अपने अपने प्लानिटरी लॉर्ड के अलावा देवता भी है जिनका अपना अपना इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी मैंने बोला अश्विनी नक्षत्र के जो देवता प्लानिटरी लॉर्ड है के अलावा जो देवता है वो है अश्विनी कुमार, जो भगवान के भी फिजिशियंस रह चुके हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के जातकों का एक नेचुरल टेट तो ये भी बन सकता है ना, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, हीलर भी बन सकते हैं। प्लस केतु में तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बार बोलते हैं केतु तो हीलर का काम करता है। तो नक्षत्र किसका है? अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। हर एक नक्षत्र का अपना अपना सिंबल है, अपनी अपनी एनर्जीज है। यहाँ पे रोहिणी का एग्जांपल लिया है, रोहिणी नक्षत्र का सिंबल क्या है? एक रथ का सिंबल। और रथ खड़ा हुआ वाला स्टेबल रथ अच्छा नहीं लगता, रथ चलता हुआ अच्छा लगता है। अगर मेरे पास बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल कार होगी तो आप सिर्फ उसको निराहोगे एक देखोगे, लेकिन अगर वो कार चलती होगी तो कितना अच्छा लगे, चलती कार कितना अच्छा लगे। तो रोहिणी नक्षत्र यानी कि अगर वो जातक जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मा है उसको हमेशा चलाईमान रहना होगा, आइडल बैठना अलाउड नहीं है। ये क्वालिटीज व्यक्ति की आ सकती है नक्षत्र द्वारा। हर एक नक्षत्र अपना अपना कैरेक्टर, क्वालिटी, बिहेवियर लेकर आता है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र क्या है? क्यूरियस नक्षत्र है वो। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, लग्न में क्यों ना हो या फिर चंद्र क्यों ना हो, ऐसे जातक अपने आप में थोड़ा सा क्यूरियस है। मंगल का नक्षत्र मृगशिरा, फिर भी हमने वहां पे से, लेकिन वो क्या होगा? क्यूरियस होगा, एडवेंचरस होगा, स्पोर्टिंगली होगा, स्पोर्टी रहने वाला होगा व्यक्ति। तो नक्षत्र द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि नॉट ओनली प्लैनेट से, लेकिन नक्षत्र से किसी जातक को बहुत करीबी से, बहुत डीपली तरीके से हम जान सकते हैं। यही नक्षत्र हम शादी ब्याह में यूटिलाइज करते हैं मुहूर्त में। हस्बैंड एंड वाइफ का जो नक्षत्र होगा दोनों के नक्षत्र उस दिन विवाह नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र को वैसे भी ब्रह्मा जी का श्राप मिला है, पुष्य नक्षत्र में शादी ब्याह नहीं होते। तो कौन से नक्षत्र में शादी जैसे कर्म होते हैं, कौन से नक्षत्र में? मीता जी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल अगर सारे 27 लेंगे तो फिर कोर्स में तो क्या बताऊंगा फिर। यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है उत्तराषाढ़ा का। आएगा आगे भी, जब कोर्स में जाएंगे तब देखेंगे। यहाँ पे से जैसे एग्जाम्पल लिया है। नक्षत्र का उपयोग हम जब शादी ब्याह के मुहूर्त में, गृह प्रवेश में, कोई नया काम काज यूटिलाइज करना हो, चालू करना हो, तो हम क्या देखते हैं? मुहूर्त में देखते हैं, पंचांग देखते हैं। पंचांग में सबसे पहला हम लोग नक्षत्र देखते हैं, कोई अच्छा नक्षत्र मिल जाए। कुछ नक्षत्र मुहूर्त के लिए काफी अच्छे हैं, कुछ नक्षत्र कुछ कामों के लिए या कुछ मुहूर्त में अच्छे नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो नक्षत्र का इंपॉर्टेंस मुहूर्त नॉट ओनली फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, मुहूर्त के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एक नक्षत्र को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। फिक्स्ड नक्षत्र, मूवेबल नक्षत्र और द्विस्वभाव के नक्षत्र। जैसे राशियां हैं स्थिर स्वभाव के, चर स्वभाव की और द्विस्वभाव की, वैसे ही नक्षत्र का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिक्स्ड नक्षत्र जो है वो उसमें क्या है? स्टेबिलिटी वाले काम यूटिलाइज कर सकते हो। मूवेबल नक्षत्र, आप वो काम को कंटिन्यूअस रिजल्ट चाहिए उसके लिए कर सकते हो। और डुअल, दोनों ही स्वभाव के, द्विस्वभाव यानी कि दोनों ही स्वभाव, लंबे समय के काम और कंटिन्यूअस काम के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। प्लस जब हम ग्रहों से जातक के जीवन के बारे में समझते हैं, यानी कि ग्रहों, एक तो जन्म के ग्रह है, दूसरा हम क्या बोलते हैं? गोचर के ग्रह। जन्म के ग्रह यानी कि ग्रह कौन सी राशि में बैठे हैं, गोचर के ग्रह यानी कि ग्रह कौन सी राशि में गोचर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो नॉट ओनली प्लैनेट्स पोजीशन एट बर्थ और इन गोचर, प्लैनेट्स पोजीशन इन नक्षत्र बाय बर्थ एंड बाय गोचर भी देखो। इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिल जाता है जब आप किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप एनालाइज करते हो। और बिलीव मी, अगर आप प्लैनेट के सिर्फ राशि तक जाते हो, कहीं ना कहीं चूक हो सकती है।
लेकिन उस राशि के द्वारा और डीप में जब नक्षत्र के गोचर लगाते हो, ग्रह कौन से नक्षत्र में है। अभी थोड़ी देर पहले जो जो लोग हमारे साथ स्टॉक मार्केट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है, वहां पे हमने कुछ देखा था। गुरु अभी वापस से मिथुन राशि में आ गए। अतिचारी होने के कारण वो अभी कर्क राशि में थे, वापस से मिथुन राशि में आ गए। 11 मार्च तक वो वहीं पे वक्री होकर रहने वाले। 1 जून को वो अपनी राशि बदलेंगे। यानी गोचर ध्यान में होना चाहिए। अगर गोचर, अब मुझे पता चला गुरु बृहस्पति जो खुद मिथुन राशि में है लेकिन अपने खुद के नक्षत्र में है। मिथुन राशि बुध की राशि। कुछ केसेस के अलावा या कुछ स्कूल ऑफ थॉट के अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, बुध और गुरु में जमती नहीं, दोनों एंटी है। दोनों में थोड़ी बहुत दुश्मनाती है, दुश्मनाहट है। लेकिन फिर भी गुरु नक्षत्र किसके है, गुरु का नक्षत्र है। उसका पूरा का पूरा एनालिसिस बदल सकता है। तो नक्षत्र के द्वारा हम जातक के ट्रेट, जातक के नक्षत्र के जो गोचर के ग्रह जिस नक्षत्र में होंगे उस समय की घटना को और डीपली जान सकते हैं। प्लस नक्षत्र के बहुत अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक के कारण अगर किसी व्यक्ति की खोई हुई वस्तु या खुद व्यक्ति मिसिंग हो जाए, और वो व्यक्ति कब मिस हुआ था या वस्तु कब खो गई थी उसका नक्षत्र पता चल जाए, तो नक्षत्र के क्लासिफिकेशन के द्वारा आप ये भी पता चला लगा सकते हो कि वस्तु या व्यक्ति वापस आएगी या नहीं आएगी, या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नक्षत्र की अपने आप में इतनी सारी टेक्निक्स हैं। अगर आप नक्षत्र के टेक्निक्स को लगा लो, सही तरीके से लगा लो, तो आप दिन को प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप महीने का प्रिडिक्शन कर सकते हो, आप आने वाले साल का प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। उसमें से कुछ यहां पर मैंने दिखाया हुआ है। नव तारा चक्र, जिसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे। नव तारा चक्र, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो है वो नव तारा चक्र है। ये सूर्य कलानल चक्र है, जिसको मुहूर्त में भी देखा जाता है, प्लस आप प्रिडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। ये सूर्य का गोचर नक्षत्र में। ये चंद्र कलानल चक्र है, ये चंद्र का गोचर नक्षत्रों में। फिर बाद में इसके अकॉर्डिंगली आप दूसरे प्लैनेट के गोचर भी लगा सकते हो, लेकिन ये 2 चक्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये संक्रांति चक्र है। ये संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति सिर्फ नहीं, सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। अब जब राशि बदलते हैं तो उस समय सूर्य कौन से नक्षत्र में आ जाते हैं, उसके साथ जो प्रिडिक्शन होता है ना, वो संक्रांति चक्र से भी हो सकता है। ये जो है, ये वाला स्टार वाला जो दिख रहा है वो संक्रांति चक्र है। तो देर आर एन नंबर ऑफ टेक्निक्स। नक्षत्र के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है। आप सिर्फ नक्षत्र के चक्रों को नक्षत्र में लगा लो तो आप बहुत कुछ प्रिडिक्शन जातक के साथ कर सकते हो या जातक के जीवन में कर सकते हो। अब जो मैंने पहले बताया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र, तो यहाँ पे थोड़ा सा साउथ इंडियन चार्ट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मेष राशि है, मंगल की राशि। इसके अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र आता है 4 चरण, भरणी नक्षत्र 4 चरण, कृतिका का 1 चरण। फिर बाद में टॉरस राशि आती है, उसमें कृतिका का 2, 3, 4, रोहिणी के 1, 2, 4, मृगशिरा के 1, 2। फिर बाद में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में मृगशिरा के पेंडिंग 2, 3 और 4, आद्रा के चारों, पुनर्वसु को 1, 2, 3। और वैसे कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, और आखिर में मीन राशि। इस चार्ट को भी ध्यान में रख लोगे तो आपको ध्यान में आ जाता है किस राशि के अंतर्गत कौन सा नक्षत्र आता है और कितने चरण आते हैं। ये नवमान चक्र में भी आपको क्लियर हो जाएगा और नक्षत्र भी क्लियर हो जाएगा। एक किसी एक को समझ लो, नवमांश क्लियर, नक्षत्र समझ लो, नवमांश क्लियर, नवमांश समझ लो, नक्षत्र क्लियर। आज एक एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक नव तारा चक्र के बारे में समझते हैं।
नव तारा, नव यानी कि क्या, 9। और हमारे पास नक्षत्र कितने हैं, 27। तो 9 9 9 के तीन अगर सेट बना ले, नक्षत्र के 9 9 नक्षत्र के तीन सेट बना लो, तो आपका नवतारा चक्र रेडी हो जाता है। पहले तो जानो कि नक्षत्र, ये नवतारा नक्षत्र बेसिक आज जानेंगे एकदम डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिकली ये किस काम आ जाता है। मुझे अगर आज कोई अच्छा काम चालू करना है, तो आज मेरे जन्म से, ओवरऑल मुहूर्त शायद अच्छा ना हो, लेकिन मेरे जन्म से मुझे आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, आज कौन सी तारा चल रही है, तो मैं अच्छा काम, कुछ इंपॉर्टेंट काम आज के दिन कर सकता हूं। आज के दिन मुझे कुछ संभालना है, आज का नक्षत्र के द्वारा मुझे कुछ संभालना है, तो आज कौन सा ऐसा नक्षत्र होगा, कौन सी ऐसी तारा होगी जो आज मुझे संभल के रहना है। सो ऐसी 9 तारा है, और 9 तारा का अपने आप में अपना अपना इंपॉर्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं नव तारा चक्र। 9 तारा में सबसे पहली तारा आता है जन्म, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, वध तारा, नैदान तारा, वध या फिर नैदान एक ही हो जाता है, मित्र तारा और अति मित्र तारा। तो अगर कुछ नहीं तो आपको ये अपने जन्म के नक्षत्र से आप इजीली इसको बना सकते हो, बना लोगे ना। और आज का पंचांग थोड़ा सा देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा नक्षत्र आज है, वो नक्षत्र कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, मेरे कौन सी ताराओं में आता है, तो मेरे लिए आज का दिन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, या आज क्या अवॉइड कर सकता हूं। जन्म तारा यानी कि जो आपका जन्म का नक्षत्र है, वो नक्षत्र आपका जन्म तारा कहलाया जाएगा। इसको हम यूजुअली न्यूट्रल या फिर इनऑस्पिशियस मानते हैं। जन्म का ही तारा इनऑस्पिशियस कैसे भाई? उस दिन कोई भी इनऑस्पिशियस आपके लिए नहीं, जन्म का जो तारा जो आता है, जब भी गोचर में या फिर जब भी वो नक्षत्र आता है, इस कैटेगरी में जो भी नक्षत्र आ जाते हैं, उस दिन कोई भी शुभ काम मत करो, प्री मैच्योर एंड देखने मिलता है। 1 सेकेंड। जी अनिल जी, ये डिटेल में जाएगा, नवतारा डिटेल में सकेंगे। मैंने पिछले कोर्सेज में जो ज्योतिष का जो पिछला कोर्सेज था, उसमें से थोड़ा बहुत इस बार के कोर्स में थोड़ा एडिशंस किए हैं मैंने। बहुत कुछ मैंने थोड़ा सा अपने रिसर्च के साथ साथ एडिशंस किए हैं, तो नवतारा भी है उसमें। नवतारा जो पिछले मैंने जितने भी चले यहाँ पे बताया ना मैंने, ये जो टेक्निक है, नवतारा चक्र, संक्रांति चक्र, सूर्य कलाल, चंद्र कलाल, ये सब देखेंगे कोर्स। बताता हूँ, कोर्स कोर्स डिटेल्स में मैं बताता हूँ। तो जन्म की तारा, जिस समय हम लोग जो बोलते हैं मुहूर्त में, अगर वर या वधु का कोई भी नक्षत्र हो, उस नक्षत्र के दिन शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुहूर्त नहीं, वो मुहूर्त के लिए अवॉइड कर। संपत तारा, संपत तारा है संपत्ति, पैसों का लेन देन कर लो, पैसों का इन्वेस्टमेंट कर लो, ये तारा वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी की तारा है। अब विपत तारा, ये विपत यानी कि विपत्ति, ऑब्स्टेकल्स, मिसफॉर्च्यून्स, ये जातक को आज के दिन डेंजर टू लाइफ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आज के दिन ही, ये अलग तरीके से भी हम समझेंगे। इस दिन कोई अच्छा काम मत करो, ऑब्स्टेकल्स आ सकता है। क्षेम तारा, पीस ऑफ माइंड, शांति लेके आता है। प्रत्यरि तारा, प्रत्यरि आपको बहुत सारा फेलियर दे सकता है, ऑब्स्टेकल्स दे सकता है, कुछ काम शुरू होने से पहले ही कुछ आपको नेगेटिविटी दे सकता है। साधक तारा, इस तारा में जो भी काम आप करना स्टार्ट करोगे, इस नक्षत्र में जो भी, ये तारा में जितने भी नक्षत्र आएंगे उसमें आप अगर नया काम या कुछ भी काम स्टार्ट करते हो, उसमें सक्सेस मिलता है, हाई पोजीशन मिलता है। प्लस इस तारा को यूटिलाइज हम करेंगे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। आप कोई मंत्र जाप चालू करना है, इससे स्टार्ट करो। वध तारा, वध यानी कि नाम ही क्या बताता है, डेथ, डेंजर टू लाइफ, आयुष्य के ऊपर कोई खतरा हो जाना, ये मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है ये तारा। आई थिंक मीता जी आपने पूछा था क्या हम, नहीं मीता जी नहीं पूछा, जिनका DCUPPRI जैसे नाम है, जो उनका अभी टैग नेम है, मृत्यु भी निकाल सकते हैं इससे। अगर ये वध तारा में कोई बेनिफिक मेलिफिक प्लैनेट गोचर करता हो, या फिर किसी मेलिफिक प्लैनेट की दशा आ जाए,
या फिर जो प्लानेट अष्टम भाव को इन्फ्लुएंस करता हो उसकी दशा आ जाए, और वो गोचर वर्ष जब वध तारा में जाता है ना, तो या मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है। तो यस, वी कैन प्रिडिक्ट डेथ ऑल्सो। इसलिए वध नाम ही है वध। वध के बाद जो नेक्स्ट तारा आती है वो है मित्र तारा, यानी कि मैत्री मित्र तारा, सपोर्ट मिल जाता है, आज के दिन सपोर्ट मिल जाएगा, आज का दिन अच्छा जाएगा। और नेक्स्ट तारा आती है अति मित्र या अधिमित्र तारा। अगेन ये भी सपोर्टिव तारा है, फ्रेंड से, मित्रों से या अपनों से, कोई करीबी जन से मिलने का दिन है, कोई अच्छा काम करने का दिन है। आप लोग ने बहुत ज्यादा रील आजकल देखो, 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी चल रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है? एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, और एक यूट्यूब यूनिवर्सिटी। इन 3 यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सिखाया जाता है विदाउट सर्टिफिकेट। तो इसमें बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अच्छा भी बोल देते हैं। जहां पे मैंने बहुत सारी रील देखी है, आपके जन्म का कोई भी नक्षत्र हो, उससे प्रीवियस नक्षत्र में कुछ अच्छा काम करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले जन्म का जो प्रीवियस नक्षत्र है वो मेरा अधिमित्र तारा नक्षत्र में है। तो एक टेबल के माध्यम से हम समझ जाओ कि ये, अब तारा तो बता तो दिया सर, इसको हमारी तारा निकालना कैसे। तो क्या करना है आपको, यहां पे मैंने एग्जाम्पल जस्ट लिया है कि अगर जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, ये ईज ऑफ एग्जाम्पल के लिए वो स्टेट में लाइन में जाएगा। तो अश्विनी नक्षत्र, तो पहले तो एक काम करो, सिंपल सा सिंपल, आपको करना क्या है, पहले 1 to 9 का टेबल बना लो। उसमें लिख दो 1 नंबर पे जन्म, सेकंड संपत, थर्ड विपद, फोर्थ क्षेम प्रत्यरी साधक, सेवेंथ में वध, एट में मैत्री, और नाइन्थ में अति मैत्री। फिर बाद में जो आपका जन्म का नक्षत्र है, अब यहां पे एग्जाम्पल मैंने लिया है अश्विनी नक्षत्र। अनिल जी, आपने कुछ लिखा है, इज दिस राइट? किस किस बारे में लिखा है? वो बाद में जा, थोड़ा डाउट बाद में पूछ लेना, मैं ये कंप्लीट कर लूं उसके बाद। ठीक है। तो जातक का जो जन्म है अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो क्या करेंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये 9 नक्षत्र लाइन में लिख दो। अश्लेषा के बाद आता है मगा। तो फिर बाद में वापस जन्म के ही लाइन पे मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, वापिस से 9 नक्षत्र आ गए। ज्येष्ठा के बाद आता है मूल। तो यहां से मूल को थर्ड लाइन में लिख दो, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये यहाँ पे पूरे 27 के 27 नक्षत्र आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मत दो, लॉर्ड वो मत ध्यान दो। अब जो जातक अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है उसके लिए संपत तारा कौन कौन सी हो गई? भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। एवरी 27 डेज में भरणी नक्षत्र रिपीट होगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रिपीट होगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी होगा। तो जब जब भरणी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, तब तब अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को मॉनेटरी वाला काम कर ले, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाला काम कर ले, पैसों की लेन देन वाला काम कर ले, यहां पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अश्विनी नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा, उस दिन हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल्स जीवन में आ जाए। मैं ये नहीं कहता उस दिन मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मृत्यु के लिए मेरा प्लानेट अष्टम भाव से रिलेशन में आना चाहिए, विपद तारा, वध तारा में होना चाहिए विपद से ज्यादा। लेकिन यहां पर विपत्ति आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, अगेन नॉट गुड, डेंजर। तो मैं अपने लिए इंडिविजुअल, जो मैं अश्विनी नक्षत्र में जन्मा हूं, तो अपने लिए मैं विपत वाली तारा कोई भी काम शुरू क्यों नहीं करूंगा, बाद में भले भी कितना अच्छा मुहूर्त मुझे मिलता हो। यहां पर आपने पंचांग में सुना होगा, या फिर मुहूर्त निकालते वक्त सुना होगा, लग्न शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ये सब क्यों माइनस हो जाता है कि मेरे लिए ये नक्षत्र, हो सकता है ओवरऑल जेनरिक में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र काफी अच्छा होगा, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के लिए विपत्ति वाला काम करता है। तो मेरी शुद्धि में, मेरे हिसाब से ये पंचांग या नक्षत्र शुद्धि में ये हट जाए मेरे लिए। फिर बाद में प्रत्यरी, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल, शेम तो ठीक है, नॉर्मल ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। प्रत्यरी, तो मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये नक्षत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति, यानी कि इनमें जब भी ये नक्षत्र आएंगे, अश्विनी नक्षत्र वाले जन्मे हुए व्यक्ति को
यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स फेस करना पड़ेगा। अगेन नॉट अ गुड डे टू स्टार्ट एनी न्यू वर्क। कोई काम जिसमें सिद्धि प्राप्त करनी है, सक्सेस प्राप्त करना है, तो आई कैन ऑलवेज स्टार्ट ऑन साधक नक्षत्र, साधक की तरह में, अगर मेरा जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है या मगा में, मूल में हुआ है तो। एंड अगेन अश्विनी नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक जब भी पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आएंगे तो वध नक्षत्र आ जाएगा। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इस दिन भले मृत्यु ना हो, लेकिन इस दिन मुझे इंजरी होने के चांसेस है, यात्रा में मुझे कोई नुकसान होने के चांसेस है, मृत्यु तुल्य कष्ट, मेंटली ऐसा लगे अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ये वध तारा उतना नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए चलो चलो अश्विनी नक्षत्र में ही जन्म हुआ है, आज का दिन पुनर्वसु नक्षत्र या विशाखा या पूर्व भाद्रपद है, मेरा जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, मान के चलो, और आज ये तीन में से कोई एक नक्षत्र है जो वध है। अब मेरे लिए और डेंजर कब बनेगा, अगर जन्म का कोई भी प्लानिट, जन्म का ये तो चलो यहाँ पे इसका लॉर्ड जुपिटर, लेकिन जन्म का कोई भी प्लानिट बेनिफिक हो या मेलेफिक, मेलेफिक हो तो और टेंशन। तो मान के चलो मेरे जन्म का राहु वध तारा में बैठा हुआ है, तो जब भी राहु की दशा, राहु की अंतरदशा, राहु का प्रत्यंतर दशा, राहु की सूक्ष्म दशा या राहु की प्राण दशा आएगी, मेरे लिए प्रॉब्लम लेकर ही आएगी। और बाय एनी चांस ये राहु अगर अष्टम भाव से रिलेट कर रहा है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, प्राण, सूक्ष्म, ये सब मेरे लिए इक्वली डेंजरस हो जाएगी। इस समय मृत्यु होने के चांसेस होंगे। प्लस स्पेसिफिक कोई डिग्रीज में आएगा, नक्षत्र में एंटर करेगा, उसके ऊपर कोई खराब प्लानेट देखता होगा तो सोने पे सुहागा, मैं तो आज परलोक, जसलोक से सीधा परलोक जाऊंगा ही जाऊं। तो वध तारा इतनी डेंजरस है। जन्म का कोई भी प्लानेट, या फिर इस तरह से ही बोलो, अगर आपको कोई जातक को कोई भी दशा को भी आप एनालाइज कर सकते हो, किसकी भी दशा चलती हो और वो प्लानेट अगर वध तारा में है, कितना भी बेनिफिक क्यों ना हो कुंडली में, प्रॉब्लम दे सकता है। जन्म का, अभी जन्म का नहीं, जिसकी भी दशा चल रही हो, वो संपत में हो, मित्र में हो या अति मित्र तारा में हो जन्म का, तो उसकी दशा मेरे लिए प्रॉफिटेबल दशा मानी जा सकती है। उतना नुकसान भले बाद में मेलेफिक क्यों ना हो, नुकसान ना करे। तो यू कैन ऑलवेज जज दी दशा, किसकी दशा चल रही है और वो जन्म के कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो अकॉर्डिंगली अपना नवतारा चक्र बनाओ और बाद में देखो वो जिसकी दशा चल रही है क्या वो जन्म में है, जन्म न्यूट्रल ले लो, संपत में अच्छी बात है, पैसा का अच्छा लेन देन हो सकता है वो दशाओं में, प्रमोशन हो सकता है, विपद में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, शेम है ओके, पीसफुल माइंड रह सकता है, प्रत्यरि अगेन ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, थोड़ा सा संभालना है, साधक सक्सेस मिल सकता है, वध वेरी डेंजरस, वध का दूसरा नाम निदान है, कॉन्स्पिरेसी से भी मृत्यु हो सकती है वध में। मैत्री, अति मैत्री, अति मैत्री वेरी गुड। तो अपना नवतारा चक्र बनाकर बाद में अपने जन्म के नक्षत्र यानी जन्म के प्लैनेट किस नक्षत्र में है उसको प्लॉट कर लो, तो आपको यह भी पता चलेगा जिसकी दशा चल रही है वो दशा भी ओवरऑल कैसी जा सकती है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल मैंने लिया अश्विनी नक्षत्र का, अगर मान के चलो कोई जातक भरणी नक्षत्र में जन्मा है तो यहां से पहला नंबर आएगा, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्री, और ये अति मैत्री हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है, नवतारा चक्र बनाने के लिए आप यही ऑर्डर ध्यान में रखो, जो भी आपका जन्म का नक्षत्र है उसको यहां पर पहले लिख दो। यहां पर अगर आप देखोगे अश्विनी मगा मूल का लॉर्ड जो है, प्लानिट लॉर्ड केतु, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा वीनस, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा सूर्य, रोहिणी हस्त श्रवण चंद्रमा, मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा मंगल, आद्रा स्वाति सतभिषा राहु, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद गुरु, पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद सैटर्न, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती बुध। अब इनमें से कुछ नक्षत्र ओवरऑल अगर हम देखें,
हम बोलते हैं गंडांत नक्षत्र, या नक्षत्र की शांति करनी पड़ती है। कोर्स में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं और क्यों शांति करनी पड़ती है। इनमें से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो प्लैनेट्स के ऐसे भी हैं जो मेलिफिक प्लैनेट के हैं, लेकिन अगर आद्रा नक्षत्र, जिस भी दिन आद्रा नक्षत्र आता है, आप अपनी जो भी पूजा पाठ करते हो ना उसको थोड़ा सा और बढ़ा लो उस दिन। भगवान शिव शंकर की आराधना और जोर से कर लो। हो सकता है आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। राहु का नक्षत्र है तो क्या हुआ, यूटिलाइज हम कुछ और काम में कर सकते हैं। देखो, कुछ नक्षत्र में हम मांगलिक काम कर सकते हैं, कुछ नक्षत्र में मांगलिक काम नहीं कर सकते। मांगलिक यानी कि क्या, विवाह, गृह प्रवेश। कुछ नक्षत्र में धार्मिक काम कर सकते हो। धार्मिक काम क्या है, पूजा पाठ करना घर के अंदर, सत्यनारायण की कथा कर लो, क्यों नहीं। किसी भी प्रकार की पूजा, भगवान का कार्य कर रहे हो तो आप वैसे नक्षत्र को यूटिलाइज मुहूर्त में, इंडिविजुअल लेवल के मुहूर्त में भी कर सकते हो। आपने सभी लोग ने एक सुना होगा, एक योग, गुरु पुष्य अमृत योग, सुना है ना। इस दिन क्या खरीदते हैं, कोई चैट कॉलम पे फटाफट बता दो, इस दिन क्या खरीदते हैं। गुरु पुष्य अमृत योग के दिन क्या खरीदते हैं। गोल्ड। अमिता जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब कांता जी, यस यस, सोना। गुड गुड। तो अब हम लोग क्यों बोलते हैं गुरु पुष्य अमृत योग। गुरु यानी कि गुरुवार, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होना। अब देखो, पुष्य नक्षत्र तो किसका है, देखो यहाँ पे लॉर्ड कौन है पुष्य नक्षत्र का, सैटर्न। अगर ये पुष्य नक्षत्र गुरु का होता तो अभी भी लॉजिक समझ में आता, गुरुवार के दिन गुरु का ही नक्षत्र आ गया तो समझ में आ गया। लेकिन गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना, और गोल्ड, या फिर हम लोग क्यों गोल्ड बोलते हैं ऐसे ही, देखो एक मान्यता इस प्रकार है। गुरुवार जो रिप्रेजेंट करता है गुरु, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है गोल्ड। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एक मान्यता इस प्रकार से, इस दिन खरीदा हुआ सोना किसी भी प्रकार में बेचने की नौबत नहीं आती। अब ये तो हमने आज के डेट में बोल दिया, सोना सोना 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख की तरफ जा रहा है, 1.25 लाख ऊपर हो चुका। तो इस दिन लोग क्या खरीदते हैं, चने की दाल भी खरीदते हैं। खरीदते हैं ना चने की दाल, या कुछ अनाज खरीदते हैं। ताकि क्या चाहिए मुझे, मेरे लाइफ में एक एक नॉर्मल इंसान को, पैसे वाला हो या नॉन पैसे वाला हो, क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, या फिर मेरे घर में धन धान्य बना रहे। जो भी गोल्ड खरीद रहा हूं वो गोल्ड बेचने की नौबत ना है, गोल्ड बना रहे। गोल्ड क्यों खरीदते हैं लोग, बुरे समय में काम आएगा, बच्चों की शादी में काम आएगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम आएगा। सेम वे अनाज भी इसीलिए खरीदते हैं। कोविड जैसी परिस्थिति आ गई तो क्या होगा, मेरे घर में देखो पैसा नहीं होगा लेकिन अनाज भरा हुआ है तो एटलीस्ट तभी भी 2 महीना मेरी सैलरी ना आ जाए, लेकिन अगर मेरे घर में पूरा अनाज भरा हुआ होगा तो एटलीस्ट 2 महीना में खा पाऊंगा या मेरे परिवार को खिला पाऊंगा। तो गुरुवार को पुष्य नक्षत्र के आने से जो भी आप काम भी करते हो, बस मैरिज नहीं, लेकिन जो भी आप काम करते हो उसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है। मैरिज इसलिए नहीं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला है, इसलिए मैरिज के लिए पुष्य नक्षत्र को अवॉइड करते हैं। सो नक्षत्र का इंपॉर्टेंस हर एक चीज में है। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहां पर नक्षत्र का इंपॉर्टेंस ना हो। अब जो हम आने वाला जो हमारा कोर्स होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर ले कि हम कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आएगा कि सर, हम आप कह रहे हो ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष सिखाने वाले हो, तो नक्षत्र ज्योतिष के लिए क्या ज्योतिष का नॉलेज होना जरूरी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो डेफिनेटली हम बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है, जो नक्षत्र ज्योतिष को समझने के लिए जितना बेसिक नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे कवर करेंगे। प्लैनेट्स को समझेंगे, 12 प्लैनेट्स, 12 राशि, 12 भाव, दशा सिस्टम कैसे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ नक्षत्र ज्योतिष, यही प्लैनेट्स का एक्सोल्शन और डेबिलेशन जो बेसिक में भी आएगा और नक्षत्र में भी आएगा। 27 के 27 नक्षत्र को डिटेल में समझेंगे। हर एक नक्षत्र का अपना अपना क्लासिफिकेशन है, अंधलोचन, सुलोचन, मंदलोचन, जहां पे अपना अपना इंपॉर्टेंस हो जाता है। अगर कोई वस्तु खो गई है
किसी नक्षत्र में वापस आएगी नहीं आएगी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र से आप देख सकते हैं। हर एक नक्षत्र के अपने अपने प्लानेटरी लॉर्ड है, देवता है, तत्व है। इस नक्षत्र का उपयोग आप किसी मिसिंग पर्सन या मिसिंग चीजों के लिए, कोई कोई वस्तु के लिए आप उपयोग कैसे कर सकते हो। गंडन नक्षत्र, जिसको गंड मूल नक्षत्र बोलते हैं, वो क्या है और उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए, वो क्या इंपैक्ट करता है, वो देखेंगे। नक्षत्र तारा चक्र, उसमें नवतारा भी आ जाएगा। नक्षत्र से किसी जातक का हेल्थ भी देखेंगे। नक्षत्र की अपनी अपनी दिशा है, तत्व है। नक्षत्र के द्वारा बॉडी पार्ट्स भी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राशि बॉडी पार्ट रिजेंबल करती है। किसी का शोल्डर पेन करता है तो सीधा जेमिनाई मिथुन राशि पे चले जाओ, कोई पाप ग्रह गोचर कर रहा है या पाप ग्रह जन्म का बेटा है जिसकी दशा है। तो हर एक राशि जैसे बॉडी को रूल करती है, काल पुरुष की जो हम लोग राशि बना लेते हैं, सेम गोज विद नक्षत्र ऑल्सो। हर एक नक्षत्र हर एक बॉडी पार्ट को रिसेंबल करता है। नक्षत्र और उसके चरण क्या इंपॉर्टेंस देता है वो भी हम देखेंगे। फिर बाद में सूर्य कलानल चक्र, चंद्र कलानल चक्र, संक्रांति चक्र, नवतारा चक्र। कांता जी आपने ही शायद पूछा था या मीता जी ने पूछा था, मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिजेस कैसे देखेंगे नक्षत्र से, मैरिज एंड डिवोर्स वाली चीजें देखेंगे। फाइनेंस, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैरियर कैसे होगा, ये भी हम देखेंगे नक्षत्र। किसी जातक के ऊपर लिटिगेशन के प्रॉब्लम होंगे, वो भी हम नक्षत्र से देखेंगे। प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी नक्षत्र से। हेल्थ कैसी रहेगी ओवरऑल, और एक्सीडेंट के चांसेस कौन से नक्षत्र दे सकते हैं। दूसरा, नक्षत्र के द्वारा जो हम अक्षर देखते हैं, और इन अक्षरों का संतान के नाम से या जातक के नाम के अगर साथ रिलेट कर दे और उसमें न्यूमरोलॉजी लगा लो, तो आपको कभी भी नेम करेक्शन या नेम चेंज करने की नौबत नहीं आएगी। बाय डिफॉल्ट आप नक्षत्र से वो पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो। देखो, नक्षत्र से कुछ प्रोफेशन भी सूटेड है। जैसे रोहिणी नक्षत्र, एग्जांपल दे देता हूं, रोहिणी नक्षत्र में एग्रीकल्चर का प्रोफेशन सूटेबल है। मैं तो कॉमर्स किया हूं और ना मेरी कोई खेती बाड़ी की कोई जमीन है, अब मैं कैसे इन्वॉल्व हो जाऊं। हो सकता है मैं जिस कंपनी में अकाउंटेंट या क्लर्क या प्यून भी बन जाऊं, वो कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस एग्रीकल्चर हो, तो भी मुझे सूट करेगा वो काम। ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन नक्षत्र, दो व्यक्ति के बीच में मैरिज कंपेटिबिलिटी नक्षत्र द्वारा होगी नहीं होगी, ये भी हम देखेंगे। केस स्टडीज, बहुत स्ट्रिंजेंट केस स्टडीज इस बार हम देखने वाले हैं। नक्षत्र और मुहूर्त के संस्कार, नक्षत्र हर एक जातक के जन्म में हुए जन्म के नक्षत्र, प्लस तीन प्रकार के नक्षत्र हम डेफिनेटली जातक को इंपैक्ट कर सकते हैं। एक चंद्रमा का नक्षत्र, ठीक है, वो मेरा जन्म नक्षत्र हुआ। कुंडली में हम फर्स्ट हाउस को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसको हम लग्न बोलते हैं, एसेंडेंट बोलते हैं। वो एसेंडेंट जिस राशि का है और एसेंडेंट जिस डिग्री का है, तो एसेंडेंट कौन से नक्षत्र में आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे। सूर्य कौन से नक्षत्र में है वो भी देखेंगे, और चंद्र कौन से नक्षत्र में ये भी देखेंगे। प्लस नक्षत्र से होने वाले ट्रांजिट, सिर्फ चंद्रमा का नहीं, सारे ग्रहों का ट्रांजिट हर एक नक्षत्र पे कैसा इंपैक्ट एक जातक को जनरली दे सकता है, ये भी हम देखेंगे। और बहुत सारा इस बार इस कोर्स में मैंने एडिशन किया हुआ है कंपेयर टू अदर प्रीवियस 3 बैचेस। ये चौथा बैच आएगा नक्षत्र ज्योतिष का। तो प्रीवियस 3 बैचेस में जो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन, वैसे नहीं कि कुछ एड ऑन किया है, मैंने उसमें ही उसी चीज को थोड़ा एड ऑन किया है, कुछ केस स्टडीज मैंने इन्वॉल्व कर दिए। फिर भाई, वो 3 के बाद भी मेरा भी खुद एक्सपीरियंस भी बड़ा होगा, तो मैंने वहां पर वो शेयर करने की इस कोर्स में कोशिश की हुई है। तो नथिंग मेजर चेंजेस, बस ये कुछ टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर एड ऑन किए हैं, कुछ केस स्टडीज मैंने यहाँ पर एड ऑन किए हैं जो हम आगे जाके कोर्स में देखेंगे। अब हमारा जो कोर्स है वो होगा कैसे। सो दोज हु नो डिवाइन ग्रेस का कोर्सेज कैसे होते हैं, तो उनके लिए तो ये रिवीजन हो जाएगा। जिनको पता नहीं, जिनके पहला बार कोई अनुभव है डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, तो ये जो भी क्लासेस हमारे जो होंगे वो जूम पे लाइव होंगे। आपको नोट्स दिए जाएंगे। 24/7 एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, कंफर्म ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें हम 24/7 सपोर्ट रहेगा। अगर कोई एडमिन का प्रॉब्लम है, कोई कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप, इसीलिए हमने बोला व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा। मोबाइल ऐप का एक्सेस होगा, डिवाइन ग्रेस एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, जहां पर आपको नोट्स और क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आईएसओ सर्टिफाइड कोर्सेज होंगे, सर्टिफाइड होंगे।
बिकॉज जो हमारा इंस्टीट्यूट है द डिवाइन ग्रेस वो आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, प्लस यहाँ पे मैं बता दूं, जो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ये यहाँ पर भी बाकी सारे कोर्सेज में मैंने शुरू कर दिया, यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करूंगा। कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट्स होंगे, मार्क्स सिस्टम नहीं है, डरो मत, मार्क्स सिस्टम नहीं है, बट असाइनमेंट्स होंगे। बिकॉज आप अपना समय, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। द इंटेंशन, अवर इंटेंशन, हमें, हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना नहीं कि पार्टिसिपेंट ज्यादा है और पैसा ज्यादा मिले, एज एन फैकल्टी ऑल्सो, एज एन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। हमारा जेन्युइन इंटेंशन है कि जो भी पार्टिसिपेंट हमारे कोर्स कर रहे हैं वो आगे जाके प्रोफेशनली उसको एम्प्लॉय करे, प्रोफेशनली प्रैक्टिस करे। तो सर्टिफिकेट तो 15 दिन 20 दिन जो भी हमारा कोर्स है वो तो मिल जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन ओनली वेन अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं। ये मार्क्स सिस्टम नहीं होंगे, डोंट वरी, ये मार्क्स सिस्टम ए ग्रेड बी ग्रेड वाला नहीं है। ज्योतिष में मार्क्स सिस्टम नहीं होता, हो सकता है ज्योतिष में डी ग्रेड मिले लेकिन नॉलेज वो बहुत हो व्यक्ति को। तो मार्क्स सिस्टम कैन नॉट जज ज्योतिष विद्या, लेकिन कुछ असाइनमेंट देखेंगे ताकि आप जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं, बीच में 2 असाइनमेंट होंगे मैक्सिमम, एक कोर्स के बीच में, कोर्स के थोड़ा बाद, ताकि इवेल्युएशन भी कर पाए हम, उसके ऊपर भी एक सेशन रख देंगे। बिफोर टेकिंग डाउट्स, ओवर टू प्राची जी। प्राची जी वांट्स टू अनाउंस समथिंग एंड देन वी कैन टेक द डाउट्स। प्राची जी आप हो? जस्ट 1 सेकेंड, प्राची जी को कॉल कर लो। तो इन द मीन टाइम प्राची जी कम्स, मैं आपको बता दूं, प्राची जी है शायद, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। सो ये जो हमारा कोर्स है वो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे ये रहेगा शाम को 5 बजे। बाय एनी चांस अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। जैसे मैंने कहा, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी एप्लीकेशन के ऊपर, ग्रुप में हम लिख देंगे डेफिनेटली। ये क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 18 डेज है। हो सकता है 18 का 19 डेज भी हो जाए कंटेंट वाइज में। ऐसे नहीं कि मैं छुट्टी मार दूंगा, बट 18 का 18 प्रॉपर कंटेंट वाइज क्लास, 18 to 19 क्लास हो सकती है। इस क्लास की जो फीस है वो 3500। आज की जो ऑफर है वो है 3100। अगर आप रजिस्टर आज करते हो तो 3100 से आप रजिस्टर कर सकते हो। क्यूआर कोड आपके सामने है, आपको सारी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे सामने है। पेमेंट करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर 8130283244 पर अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होता, तो जब हम कंफर्म ग्रुप बनाते हैं तो उसमें ऐड करना मिस हो सकता है। ठीक है। सो बिफोर प्राची जी ज्वाइंस, अगर कोई डाउट है प्लीज हैंड, अपना हैंड रेस करें, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल आंसर। हैंड रेस करके रखो, मैं एक एक का डाउट लूंगा, डोंट वरी। अनिल जी, मैं मुंबई से हूँ। जी कांता जी, अपना सवाल की पूछिए प्लीज। हेलो। जी हाँ जी मैम। सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मेरे को एक बात पूछनी थी कि जैसे अब शादी तो सर पहले हो गई, जैसे हाँ। उस समय पंडित ने क्या मिलाया, क्या देखा क्या नहीं देखा, राइट। पर अब जैसे अगर इतने सालों के बाद भी अगर जैसे नहीं बन रही है, तो सर हाँ। अब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय नक्षत्र से कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा कि आगे का देखो, जो लाइफ है वो स्मूथ हो सके? देखो, दो चीज है। जो आप कह रहे हो कि जैसे मैरिज तो हो गई लेकिन मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हाँ। तो आपके जन्म का नक्षत्र कुछ इम्पैक्ट कर सकता होगा, या फिर जो आपके कुंडली का 7th हाउस है
ये जातक के, नॉट ओनली आपके, कि जातक के, जैसे जातक के जीवन में कोई मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम है तो जन्म का नक्षत्र, तीन चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस समय में। एक जन्म का नक्षत्र, दूसरा जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो किसके नक्षत्र में है वो, प्लस जिसकी हो सकता है कि वो ये प्रॉब्लम टेम्पररी प्रॉब्लम हो, अचानक ये प्रॉब्लम, वैसे कोई कंपेटिबिलिटी इशू ना हो, अचानक कोई प्रॉब्लम हो, तो दशा का जो नाथ है वो किसके नक्षत्र में बने, तो अकॉर्डिंगली वैसी रेमेडी करके कुछ चीजें मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोर्स कंटेंट में बताया, मैरिज एंड डिवोर्स दोनों के सिचुएशन देख सकते हैं। नॉट ओनली मैरिज, मैरिज होने के बाद डिवोर्स होता है तो वैसे सिचुएशन भी देख सकते हैं। मैरिज हो गई और डिवोर्स, एकदम ही ज्यादा ही परेशानी है तो नक्षत्र द्वारा शांति डेफिनेटली की जा सकती है। नक्षत्र के द्वारा पैसिफिकेशन बहुत स्ट्रांगली लंबे समय तक रिजल्ट देता है। और यहाँ पर तो हम वो भी देखेंगे नक्षत्र, यहाँ पे जो मैंने रेमेडी, यहाँ पे भले मैंने कोर्स कंटेंट में रेमेडीज लिखा नहीं है, लेकिन रेमेडीज में तो हम वो भी देखेंगे कि नक्षत्र के अपने अपने जो पेड़ पौधे हैं, जैसे आपने कहीं पे रेमेडीज में देखा होगा, सम पीपल इवन यूज दैट, वो रूट, जड़ यूज करते हैं, किसी पेड़ की जड़ यूज करते हैं, जैसे हम लोग जेमस्टोन पहनते हैं ना, वैसे जड़ भी यूज करते हैं। तो किसी नक्षत्र के जो पेड़ हैं या पौधे हैं ना, उसको पानी देना या उसके नीचे बैठ के कोई मंत्र जाप करना या उसकी जड़ रखना, ये भी एक प्रकार की रेमेडी है। तो डेफिनेटली वो रेमेडी द्वारा हम देख सकते हैं। सो मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, डेफिनेटली नक्षत्र को देख कर, जानकर, वो कैसा नक्षत्र है, अगर वो नक्षत्र हमारी कौन सी तारा में आ रहा है वो भी देखो एक बार। अगर वो विपत्त में आ रहा है तो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वध में आ रहे हैं तो हो सकता है वो मैरिज तोड़ के रहे या मैरिज टूटने जैसे मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, वैसा कष्ट, तो वो भी एक बार डेफिनेटली देखिए। एंड देन रेमेडी कैन बी डन फॉर दैट पर्टिकुलर नक्षत्र। तो नक्षत्र की रेमेडीज भी हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। पूनम जी आपने लिखा है व्हेन इज जातक एडवाइस टू मैरी अ ट्री फर्स्ट एंड वाई। देखो यूजुअली दो प्रकार के विवाह होते हैं, जब खास करके मांगलिक दोष जब होता है तब जातक को अर्क विवाह या कुंभ विवाह या किसी पेड़ से विवाह करने की बात करते हैं, जब मांगलिक दोष होता है इसलिए। और ये मांगलिक दोष यूजुअली हम लोग क्यों करते हैं, इसकी ये रेमेडी क्यों करते हैं, ताकि जब विवाह हो जाए, जैसे कुंभ के साथ विवाह कर लिया, घड़े के साथ विवाह कर लिया, तो वो विवाह के साथ विधिवत विवाह होता है, वो विवाह होने के बाद कुंभ को तोड़ा जाता है। तो क्या माना गया कि शादी जो हुई वो टूटी और उसके बाद जिस व्यक्ति से शादी होनी थी उसके साथ शादी किया जाता है, इसलिए ये रेमेडी यूजुअली किया जाता है। खास करके जातक को ये रेमेडी मांगलिक योग में ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। जो आप नक्षत्र द्वारा अगर कुछ एंगल से पूछ रहे हो तो वहां पर कोई अर्क विवाह, वैसा अर्क से या शादी के पेड़ से शादी नहीं, कुछ नक्षत्र में जन्मे हुए जातक की नक्षत्र शांति भी करनी पड़ती है। जैसे गंडान नक्षत्र हो गए, अश्विनी मूल मघा वाले नक्षत्र हो गए, तो वैसे नक्षत्र की शांति भी करनी पड़ती है। जी अनिल जी अपना सवाल पूछे प्लीज। अनम्यूट का एक्सेस दे दिया मैंने। हाँ सर, मिल गया मेरे को सर। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। हाँ सर, वैसे मैंने ना पीछे एक दो जैसे देखा था कि भाई जो जिस नक्षत्र में पैदा होता है हाँ उसका जो 27th यानी कि उसके पिछले वाला नक्षत्र जो होता है हाँ। वो अति मित्र होता है, जी तो वो उसके साथ फायदेमंद रहता है। जी। अब मेरा सतभिषा नक्षत्र है राहु का, हाँ उसके पीछे वाला नक्षत्र धनिष्ठा हो गया सर। हाँ ठीक है। तो धनिष्ठा नक्षत्र मैं समझता हूँ मेरे लिए अति मित्र हो गया। अति मित्रों के ठीक है। तो मैंने अपने किसी धनिष्ठा नक्षत्र वाले को पैसे दे दिए सर, उससे तो आज तक नहीं आए, मेरे लिए तो बहुत नुकसानदायक हो गया। उसका कोई कारण सर होगा फिर इसमें? देखो, धनिष्ठा नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि धनिष्ठा नक्षत्र वाला जातक आपके लिए फेवरेबल। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब समझा देखो आपने? जब आप कहते हो कि जब ये नक्षत्र मेरे मित्र, ये नक्षत्र जब मेरे मित्र या अति मित्र कैटेगरी में, ये कैटेगरी में आता है, हम्म। जैसे इसका थोड़ा सा अलग जवाब देता हूं। अगर मान के चलो कोई वध नक्षत्र वाला व्यक्ति होता तो थोड़ी वो व्यक्ति मेरा खून कर लेता। इस नक्षत्र को आप अपने मुहूर्त में, अपने अच्छे कामों में यूटिलाइज करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि धनिष्ठा नक्षत्र आपका कोई मित्र या कोई व्यक्ति जिसका धनिष्ठा नक्षत्र था उसको आप उसकी मदद से कुछ करो, नहीं।
ये मेरे को तो नक्षत्र, ऐसे ही लगा। ये नक्षत्र आपके लिए फ्रेंडली है। फ्रेंड का नक्षत्र होना नॉट नेसेसरी। ये नक्षत्र आपके लिए फ्रेंडली है। ये नक्षत्र के दिन आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हो। ये नक्षत्र के दिन अगर आप, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन और कर लो, जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आ रहा है तो उस दिन क्या आपको मिल रहा है। दूसरा, आपके जन्म का कोई मेलेफिक प्लैनेट धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है क्या? अब ये तो सब कुंडली का हाँ, ये एनालाइज कुंडली में करना देखना पड़ेगा। पड़ेगा, राइट। बट ये नहीं है कि अति मित्र हो गया तो मित्र का कोई अगर नक्षत्र धनिष्ठा वाला हो गया तो आपको फायदा करेगा, नो। आपको अगर ये पैसा देना होता ना तो संपत्ति में देना चाहिए था। पैसों की कोई भी लेन और देन संपत्ति में कर दे तो पैसा वापिस आ जाता। सर उस टाइम तो कोई समझ ही नहीं थी ना ठीक जब है, दिए हाँ थे। ठीक है। अब आपको एक रेमेडी दे देता हूँ। हाँ अब जी। आपने ये पूछा है, गंभीर सवाल भी है, तो एक रेमेडी दे देता हूँ। अब आप क्या करो, धनिष्ठा नक्षत्र जब भी आएगा, हाँ जी। पंचांग में थोड़ा सा ध्यान देखना, जब भी धनिष्ठा नक्षत्र आए, स्पेसिफिकली धनिष्ठा नक्षत्र, उस दिन क्या करना, अगर आपके घर के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है, हाँ जी। ठीक है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को जो मीठा पान चढ़ाते हैं ना, हाँ जी। वो चढ़ा देना और अपनी मनोकामना बोल देना। बाय चांस इससे धनिष्ठा ऑडियो नक्षत्र आ जाए और ट्यूसडे को आ जाए तो फिर ये करना ही करना। ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, वो अभी आप एक पेड़ वनस्पति का बता रहे थे ना नक्षत्र के अकॉर्डिंग, नक्षत्र के अकॉर्डिंग पेड़, हाँ। है ना, ट्री वगैरह भी होते हैं, इनकी यस वनस्पति यस होती यस। है। जैसे मेरा शतभिषा नक्षत्र है सर, हाँ, उसका वनस्पति कदम वृक्ष होता है, राइट, हाँ। वो मैंने लगवा दिया। लगवाना कहाँ, घर के एकदम अंदर लगवा दिया है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो एक मंदिर है उसके हाँ, बाहर, बस बस वो ठीक है गैलरी वो। बाहर जो पैसेज होता है वहां लगवाया है। हाँ ठीक है, तो वो आपके, वो रेमेडी अच्छा है वो आपके लिए। नहीं, तो आपका उसमें जन्म जैसे का जन्म, नक्षत्र, सर वो जन्म नक्षत्र हो गया ना, मेरे को जब पता हाँ नहीं था। जन्म का ही नक्षत्र है। अब तो इसमें तो ये भी हो सकता है कोई अगर पाप ग्रह आपके किसी नक्षत्र में बैठा हो, जिसकी दशा चल रही है, वो कोई खराब नक्षत्र जा रहा हो, तो वैसा इंपैक्ट करता हो, तो उसकी भी रेमेडी आप कर सकते हो पेड़ द्वारा। नहीं, वैसे तो मैं शतभिषा नक्षत्र का जो कदम वृक्ष है उसमें डेली ही जल देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है फिर। जन्म का नक्षत्र तो देखो मेरे लिए वो तो लाइफ टाइम रहने वाला है। बाकी नक्षत्र की रेमेडी, मुझे कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो वैसे जो प्लानिट प्रॉब्लम दे रहा है, वो जन्म का अथवा गोचर का जिस नक्षत्र में है, उसका मेरे को रेमेडी करना हो। वो तो अभी सीखेंगे आपसे तो पता लगेगा ना, अभी उसकी यस नॉलेज तो है यस नहीं यस, अपने को। वो तो पूरा कोर्स में पूरा डिटेल में जब जाएंगे ना, तो जी वहां जी पर जी। डेफिनेटली पता चलेगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू सर। सुनीता जी, आपने हैंड रेस किया था, फिर शायद हैंड रेस निकाल दिया। कोई सवाल है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज वील गो टू प्राची जी। शिवानी जी, यस, एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक जो है, जो खास करके इस नक्षत्र के कोर्स के लिए जरूरी है, वो डेफिनेटली हम देखेंगे यहाँ पे। सो डोंट वरी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आता, स्टिल यू कैन लर्न दिस कोर्स। आप के लिए वहां पर हम लोग बेसिक, जो हमारे 9 ग्रह है, 12 भाव है, 27 नक्षत्र, ऑफकोर्स नक्षत्र है तो नक्षत्र पढ़ेंगे ही, 12 राशियां, ये सब हम डिटेल में डेफिनेटली पढ़ेंगे, समझेंगे। सो डोंट वरी, बेसिक्स हम डेफिनेटली सही तरीके से, जो ये कोर्स है रिलेटेड, वो डेफिनेटली पढ़ेंगे। जी सागर जी, अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा जोर से बोलना, थोड़ा सा जोर से, आवाज स्लो आ रहा था। सर गुड इवनिंग। हेलो। जी सागर जी बोलिए, अभी आवाज आ रहा है। सर आपने बताया कि अभी धनिष्ठा नक्षत्र वाले मंगलवार या किसी दूसरा दिन हनुमान कर सकते, सिर्फ धनिष्ठा नक्षत्र वाले कर सकते हैं। मंगलवार कर सकते हैं, लेकिन अगर मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र आ जाए तो और, इसलिए मंगलवार, मंगल का हो गया, नक्षत्र मंगल का हो गया, ये और बेनिफिट कर जाए। नहीं सर, मैं या क्या पूछ रहा हूँ, जन्म नक्षत्र धनिष्ठा वाला ही कर सकते हैं ये, या किसी नहीं दूसरा नहीं, कोई जन्म भी कर सकता नक्षत्र है, वाला नॉट भी कर नेसेसरी। सकते अगर हैं? कोई समझो, मान के चलो आपका कोई जन्म का प्लानेट धनिष्ठा नक्षत्र में है, जो मेलेफिक प्लानेट है, वो कोई खराब रिजल्ट दे रहा है, तो भी आप धनिष्ठा नक्षत्र के दिन का रेमेडी कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि जन्म वाला ही कर सकता है, जन्म वाला भी कर सकता है, लेकिन अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तो भी कर सकता है। प्रॉब्लम क्या आने वाला है? क्या प्रॉब्लम आया था, ये कर सकते हैं रेमेडी? हाँ, यानी कि मान के चलो कोई जैसे जुपिटर है, जुपिटर मंगल के नक्षत्र में एक बार ओके, लेकिन राहु जैसा प्लानेट है जो मंगल दुश्मन के नक्षत्र में भी है,
तो राहु की रेमेडी ना करते हुए भी आप नक्षत्र वाइज रेमेडी कर सकते हो, ताकि राहु जिस नक्षत्र में है वो शांत हो जाए, वो खराब मुझे रिजल्ट ना दे। नहीं सर, वो किसके लिए रेमेडी सर, को कौन सा प्रॉब्लम के लिए remedy है? ये तो हनुमान प्लैनेट, टेम्पल में राहु राहु जाके क्या दे सकता है पान सडन। चढ़ाना, कौन सा? तो हाँ, तो वही है ना कि प्रॉब्लम तो बहुत कुछ आ सकता है। जुपिटर से फाइनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, राहु से हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, मंगल से हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, जी, धनिष्ठा में तो होकर भी। धनिष्ठा नक्षत्र में हाँ, जिस नक्षत्र में होगा तो प्रॉब्लम आ सकता है ना, राहु मेलेफिक प्लैनेट है। तो जो भी, हम तो क्लास में ये भी देखेंगे हर एक नक्षत्र कौन कौन सी डिजीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट होगा तो वो बीमारी भी मुझे होने की चांस, संभावना और बढ़ जाएगी करके। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सुनीता जी, आपका हैंड रेस था, पहले कुछ बोलना चाहते थे आप? म्यूट पर हो, म्यूट पर हो। मैंने एक्सेस दे दिया अनम्यूट का। हरिओम सर। हरिओम सर, हरिओम मैम। सर जैसे मैं ये जानना चाह रही थी, एस्ट्रोलॉजी सारी नक्षत्र बेस्ड है हाँ और मैंने पहले भी आपका ये नक्षत्र का कोर्स किया हुआ है। हाँ, इसमें मैं, आप ये बताएंगे कि इसमें सिलेबस और क्या क्या ऐड हुआ है? सिलेबस सेम है, कुछ केस स्टडीज और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे चेंजेस कर दिए मैंने। सिलेबस सेम है, कोई भी मेजर टॉपिक कोई चेंजेस या एड ऑन नहीं किया है। केस स्टडी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है यहाँ पे तो ज्ञान से। सर अगर प्लस अगर हम लोग दोबारा इसको रिवाइज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। प्राची जी इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, प्राची जी हैं यहाँ पर। प्राची जी, कैन यू गिव द आंसर इन दी, आप पार्टिसिपेंट को कुछ बोलना भी चाहेंगे तो प्लीज। प्राची जी। आपको अनम्यूट का एक्सेस क्लास में हूँ लेकिन अनम्यूट कैसे नहीं कर पा रही हूँ, मतलब उसी लाइट पे। मैं अभी दे देता हूँ। एक सेकंड मेरे को दे दे। दे दिया, मैंने दे दिया। यस, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये समझ आ रही है, आवाज आ रही है। जी। हाँ जी सर। सो जैसे कि सर ने आप सभी को बताया, हमारा 5 जनवरी से कोर्स शुरू होगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेंगी, टोटल 18 क्लासेस यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो 6 हफ्ते तक हमारा ये कोर्स चलेगा। शाम को 5 बजे क्लास रहेगी। कोर्स की फीस 5100 थी, लेकिन आप सभी को पता है हम लोग जो है रीजनेबल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो 3500 की जगह भी यहाँ पे हमने आपके लिए एक एडिशनल डिस्काउंटेड ऑफर रखा है, विच इज 3100 ऑन द ईयर एंड। 2025 खत्म हो रहा है और 2026 की शुरुआत, एक नए साल के लिए, नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे हमने आपके लिए ऑफर रखा है। सो स्टार्ट दिस 2026, अ न्यू ईयर, अ न्यू यू, with new courses, new learning, and make this year more better than 2025. So इसी उम्मीद से हम यहाँ पे कोर्स शुरू कर रहे हैं, नक्षत्र ज्योतिष, जो कि 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा शाम को 5 बजे। आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, जो गिवन नंबर है 8130283255। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। प्राची जी, एक सवाल सुनीता जी का था। उन्होंने प्रीवियसली भी नक्षत्र ज्योतिष कोर्स किया था, तो अभी अगर वापस करना हो। मैम, अगर आप जो है पूरा कोर्स रिपीट करना चाहते हैं, देन रिपीटेशन कोर्स चार्जेस इज 50% ऑफ द कोर्स फी। आप एक बार मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, जो रेड कलर से नंबर है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, देन अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन आगे आप कर सकते हैं। So I think all the doubts has been cleared earlier only, so we can end the session also. यस यस। तो चलिए क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन कल यानी कि सैटरडे को हमारी दोपहर में 3 बजे अनदर टॉपिक के ऊपर क्लास होने वाली है, विच इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है।
कैसे आप अपने कुंडली से अपने डिजीजेस, बीमारियां, इन सब के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे क्षितिज सर के साथ। सो कल 3 बजे सेम जूम लिंक पे क्लिक करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम वहां पे और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। सी यू ऑल थैंक यू, टुमारो एट 3 PM with same Zoom link. थैंक यू। हरिओम टू ऑल, प्लीज टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।